Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट, यूनिट फिफ्थ, केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की फिफ्थ यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। इसमें हम पूर्व में इंटीग्रेशन मेथड, ट्रायल मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शनल से पहले ग्राफिकल मेथड पूरा कर चुके हैं या आलेखी विधि। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज मेथड। आंशिक परिवर्तन विधि, फ्रैक्शनल चेंज मेथड या आंशिक परिवर्तन विधि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं, यस, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने अध्ययन किया और अगर उसके वेग समीकरण को देखा है तो समय और प्रारंभिक सांद्रता में एक रिलेशन है, जिसको हम सामान्यतः लिख सकते हैं टी समय व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है की घात n-1 समय और 1/a n-1 अर्थात समय प्रारंभिक घात के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में निश्चित परिवर्तन या अर्ध परिवर्तन में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब आप देखें, अगर प्रथम कोटि के लिए मैं बात कर रहा हूं तो n का मान होगा 0, n का मान होगा 1 और तो 1 - 1 0, a की पावर हो गई 0। तो a की पावर 0 का मान या किसी भी अंक या चर की घात 0 होगी तो उसका मान होता है 1। तो ये किसी भी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का निश्चित परिवर्तन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का निश्चित परिवर्तन अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वितीय कोटि में n का मान लिखोगे आप 2, ठीक है। 2 - 1 = 1, a की पावर 1 अर्थात 1/a। समय व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, ठीक है। यही हमने यहाँ लिखा है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में एक निश्चित परिवर्तन का समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ आप 3 लिखिए, आप 3 - 1, 1 की पावर स्क्वायर 2 होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमने यहाँ लिखा। अतः हम कह सकते हैं कि n कोटि की अभिक्रिया का निश्चित इंच को पूर्ण होने में या पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a की n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रतिलोमानुपाती कह लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कह लो या व्युत्क्रमानुपाती कह लो, है ना। आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई शब्द से दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यदि अभिक्रिया के एक निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय t है और प्रारंभिक सांद्रता a, प्रारंभिक सांद्रता को हम ऐसे ही डिफाइन करते आए हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते आए हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, t इक्वल व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a0, अर्थात a0 का मान तो 1 होता है, ठीक है। इसको तो 1 लिख सकते हैं। तो t का मान स्थिर होगा, ठीक है। t के स्थिर मान प्राप्त होंगे। अब t के स्थिर मान से आप ये समझ लीजिए कि प्रथम घात को क्या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा समय, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए t व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम a व t को मल्टीप्लाई करें तो वो एक स्थिरांक आना चाहिए या स्थिर मान प्राप्त होना चाहिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता और समय की का गुणनफल एक स्थिर मान है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में भी अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो टी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a², अर्थात प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको a² को इधर ले जाएं तो a² t का मान भी एक स्थिर मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह प्राप्त होगा। तो आप कभी भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया का अगर आप देखो तो समय और इसका एक स्थिर मान प्राप्त होगा। उपरोक्त तो अनुसार इस तरह से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अन्य तरीका भी है इस विधि में। आप अगर व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं n को प्राप्त करने के लिए या अभिक्रिया की कोटि n का मान ज्ञात करने के लिए, तो इनके आधार पर आप व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हैं या फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं भिन्न भिन्न लेनी पड़ेगी। माना दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में एक ही अभिकारक की दो प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः A1 व A2 है। आप यहाँ गौर करें, यह ध्यान दें कि एक ही अभिक्रिया है, उसमें प्रारंभिक सांद्रताएं हमने दो एक्सपेरिमेंट लिए। एक बार मान लो उसकी अलग सांद्रता के साथ में किया और एक बार तो सांद्रता चेंज करके किया। तो प्रारंभिक सांद्रता एक बार तो A1 है आपकी माना, और एक बार प्रारंभिक सांद्रता आपकी A2 है, तथा उनकी निश्चित मात्रा के परिवर्तन में लगा समय क्रमशः T1 व T2 है। एक निश्चित चेंज या निश्चित मात्रा परिवर्तित होने में लगा समय T1 व T2 है। अभिकारक सेम है, उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं डिफरेंट है, एक निश्चित मात्रा में लगे समय T1 व T2। तो हम पहले जो लिख चुके हैं उसके अनुसार पे हम जानते हैं कि अभिक्रिया में निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने में लगे समय T व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के। तो लिख सकते हैं, अगर हम प्रथम प्रयोग के लिए अगर इसको अप्लाई करें तो T1 इक्वल टू T1 व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A1 n-1। एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं, T2 व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A2 n-1। एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन में लगा समय T1 व T2 है। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए T1 है, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए T2 है। A1 व A2 उनकी एक्सपेरिमेंट 1 की प्रारंभिक सांद्रता है और द्वितीय एक्सपेरिमेंट 2 की प्रारंभिक सांद्रता। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण 2। अब हम चूंकि हमें वैल्यू याद करनी है n की, सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप लगाओ तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि n को कैसे करूंगा। तो हमने सिर्फ n की वैल्यू याद करने के लिए एक में 2 का भाग, इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दिया। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर T1 इधर तो आपके आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती स्थिरांक है, एक ही अभिक्रिया के लिए है, तो इक्वल इसका स्थिरांक सेम होगा। या तो K1 होगा तो K1 आएगा, इसका K2 आएगा तो K2 आएगा। तो जब आप इक्वल करोगे तो स्थिरांक तो आपका वेग स्थिरांक तो कट जाएगा या वेग स्थिरांक का मान 0 हो जाएगा। तो K होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 में 2 का भाग देने पर T1/T2 इक्वल A2/A1 n-1। अब ये 1/A1 n-1 है या 1/A2 n- है। तो जैसे ही हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू आपके ऊपर चली जाएगी और n-1 हमने बाहर लिख लिया। तो A2/A1 n-1।
अब इसको सोल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम दोनों इस इक्वेशन का दोनों तरफ से लघु गुणक लेंगे। लघु गुणक लेंगे तो log t1, यहाँ लिख दिया मैंने समीकरण 3 के दोनों तरफ लोगरिथम लेने पर log t1 अपॉन t2 इक्वल टू n-1 log a2 अपॉन a1। यहाँ लघु गुणक के दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत नहीं है, अगर बायो का कोई स्टूडेंट है अगर दिक्कत आ रही है तो इसी फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में आपके सारे फॉर्मूला विद एग्जांपल दिए हुए हैं, उसे जरूर पढ़ें, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने 10th में पढ़ी थी। दो फॉर्मूला है, अगर log m अपॉन n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। यहाँ हमने सिर्फ या log m की पावर n को लिख सकते हैं log m की पावर n को लिख सकते हैं हम n log m। यही लिखा है, n-1 आगे आ गया log a2 अपॉन a1। अब इसको n की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रखेंगे और बाकी ये पार्ट आपको दूसरी तरफ भेजना है। n-1 log t1 अपॉन t2 अपॉन log a2 अपॉन a1। n की वैल्यू याद करने के लिए 1 को इधर भेज दे, n इक्वल टू 1 प्लस log t1 अपॉन t2 log a2 अपॉन a1। इसको सरलीकरण करेंगे, log t अपॉन t2 को लिख सकते हैं log t1 माइनस t2, ठीक है। सिंपल log m अपॉन n का फॉर्मूला है log m माइनस n, तो ये वैल्यू आ जाएगी log n इक्वल टू 1 प्लस log t1 माइनस t2 log a2 अपॉन माइनस a1। इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं आंशिक परिवर्तन विधि द्वारा। फ्रैक्शनल चेंज मेथड द्वारा किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक सिंपल न्यूमेरिकल है जो आपको पूछा भी जा सकता है, प्राता भी है। अगर 303 केल्विन पर अमोनिया 303 पर अमोनिया साइनेट का यूरिया में परिवर्तन होता है 0.1 मोल प्रति लीटर तथा 0.2 मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रताएं वाले अमोनियम साइनेट की अर्धायु क्रमशः 1152 मिनट और 568 मिनट है, तो इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। अब आप ध्यान दें, एक ही अभिकारक है, हमने क्या बताया आपको, एक ही अभिकारक है, इसकी टेम्परेचर सेम रखा गया। टेम्परेचर का हम कोई रोल नहीं जाता, लेकिन एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए टेम्परेचर सेम रखा गया है। आप 0.1 मोल प्रति, दो एक्सपेरिमेंट है इसमें, 0.1 मोल प्रति लीटर से है एक 0.2 मोल प्रति लीटर से, तो प्रारंभिक सांद्रताएं दोनों की हैं, तो ये तो आपकी हो गई A1, इसको तो आप लिख लीजिए A1 एक एक्सपेरिमेंट में 0. मोल पर लीटर लेके किया, सेकंड में आपने 0.2 मोल पर लीटर किया, ये हो गई आपकी A2, है ना। और अर्धायु क्रमशः है, मतलब ये आपकी T1 है, T1 1100, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में T1 है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में T2 है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब हमने पढ़ा है आंशिक परिवर्तन विधि में कि किसी अभिक्रिया की कोटि n अर्धायु या सांद्रता के पदों में निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। n इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस log t1 अपॉन t2 log a2 अपॉन a1। t1 आपको दिया हुआ है 1152, T2 आपको दे रखा है 568 मिनट, A1 आपको 0.1,
और A2 आपको 0.2। ये मान आप इसमें रख लीजिए, एन 1 प्लस log 1152 568 log 0.2 0.1। आप इसको सॉल्व करोगे, log 0.2 log 2 आएगा, है ना, ठीक है, 0.30 10 के आसपास आएगा, ये log 2 ही लिख है ना, और ये आपका आएगा 1152 अपॉन 568। तो आप इसको सिंपल सा अगर वो करोगे तो ये भी लगभग डबल, इनको जब आप सोल्व करोगे या log की वैल्यू रखोगे तो इसका मान स्लाइटली डबल या स्लाइटली डिफर होएगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या होगा, हाँ, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका मान लगभग आपको 1 के आसपास आएगा, 1 प्लस 1.02। आप ये इससे डबल है, ये भी 1 के समथिंग है, ये भी 2 के समथिंग है, और ये भी 2 के समथिंग है। तो इनका मान अगर आप कैलकुलेट करोगे या सरल करोगे तो 1.02 लगभग 2 के समथिंग आएगा, ये 2 ही आएगा आपका, है ना। तो ये अभिक्रिया की कोटि इसकी निकलेगी 2। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसे सोल्व कर सकते हो। इस तरह के और भी एग्जाम्पल है बुक में, आप उन्हें करने की कोशिश करें। आज हमने पढ़ी है फ्रैक्शनल चेंज में थर्ड या आंशिक परिवर्तन विधि। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।